नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ आपको खबरों से रूबरू तो कराता ही है, हम आपके लिए कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें लेकर आते हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में पूरी जानकारी। वन अधिकार के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी से पूरी जानकारी हमने जुटाई है और उनसे जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये आधे घंटे के वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी आपको बता रहे हैं कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो अधिकार हमें प्राप्त हैं उसे हम कैसे प्राप्त करें और उसके लिए हमें जो जरूरी उपाय करने हैं वो क्या क्या हैं और उसे कैसे हासिल करें। तो देखिए विमर्श न्यूज़ की ये खास प्रस्तुति। नमस्कार बहनों और भाइयों, यह एक खास वीडियो लेकर के हम आपके पास आए हैं। जो लोग वनाधिकार कानून के तहत जंगलों पर अपने परंपरागत अधिकार की मान्यता दिलाना चाहते हैं, उनको इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया तफसील के साथ मिलेगी। क्या है वनाधिकार, यह आपको जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वनाधिकार कानून के माध्यम से आप अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, अगली पीढ़ी के लिए अपना अधिकार सुनिश्चित करने वाले हैं, तय करने वाले हैं। और इससे आपका अधिकार, जिस जंगल और ज़मीन पर आप खेती करते हैं, रहते हैं, उपयोग करते हैं, उस ज़मीन पर आपका अधिकार तो तय होगा ही, इसके साथ साथ आपके आसपास के जंगल का संवर्धन या विकास यह भी होगा। तो वनाधिकार कानून की दावेदारी की प्रक्रिया में इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो में जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों, उनके संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिस ज़मीन पर आप रहते हैं या खेती करते हैं उस पर अपने हक के लिए आवेदन कैसे करें। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक आवेदन पत्र भरना पड़ता है, तो उस आवेदन को कैसे भरें और उसके साथ और कौन कौन से कागजात आपको देने होंगे, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, वन अधिकार अधिनियम 2006 एक परिचय, अधिनियम के तहत प्राप्त मुख्य अधिकार, वन अधिकार अधिनियम 2006 का लक्ष्य, वन अधिकार अधिनियम 2006 की मुख्य विशेषताएं और उसके कार्यान्वयन में आने वाली समस्याएं, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जरूरी तैयारियां, वन अधिकार को पाने के लिए आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले वन अधिकार अधिनियम 2006 एक परिचय। वर्ष 2006 में बना वन अधिकार अधिनियम FRA यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के उपयोग के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर करता था। दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास के क्रम में जो समुदाय जंगलों और पहाड़ों पर रहता था, जिनकी अपनी परंपराएं, पूजा पद्धतियां, अपनी बोली, अपना पेशा होती थी, जो जंगलों पर ही निर्भर थी, जो जंगलों और पहाड़ों का पोषण करती थीं, उन्हें संरक्षित रखती थीं, विकास के क्रम में यही समुदाय पिछड़ गया और उन्हें ही पिछड़ी जनजातियां या समुदाय कहा गया। भारत के संविधान की धारा 342 में उल्लेखित है कि भारत का राष्ट्रपति जिन जातियों एवं समुदायों को ट्राइबल कम्युनिटी में शेड्यूल्ड कर दे, वही शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स मानी जाती है। देश की गुलामी के समय और उसके बाद आज़ादी के बाद भी
देश में राज्य वनों को समेकित करते समय वहां निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों की पैतृक जमीन पर उनके अधिकारों एवं उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई। इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और वनों में जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने तथा वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 लाया गया। यह वन निवासियों के वनाधिकार को मान्यता देने का कानून है, जो न केवल प्रकृति केंद्रित है बल्कि मानव केंद्रित भी है। जंगल हमारा एक ऐसा रिश्ता है कि वो हम समझते हैं वो हमारे मायके हैं। जब भी हम मायके जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज हम जरूर लेके लाते हैं। उसी तरह से ये जंगल से भी हम कभी भी जाएंगे तो वहाँ से हम खाली हाथ नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर वहाँ से लाएंगे। फल है, फूल है, पत्ता है, कंदमूल है, फिर गौवन उपज है, खाने के लिए सात्या वगैरह है। कुछ ना कुछ तो हम जरूर लाएंगे कि हम जंगल से खाली हाथ नहीं आएंगे। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बल्कि वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इसमें जंगल में रहने वाली जनता को वन भूमि के उपयोग के साथ साथ उनके संरक्षण संवर्धन का अधिकार भी दिया गया है। सबसे पहले ये जान लें कि यह जंगल की ज़मीन को लोगों के बीच बांटने का कानून नहीं है, बल्कि वनाधिकार कानून 2006 वन पर पहले से खेती कर रहे और रह रहे लोगों के अधिकारों को मान्यता देने का कानून है। और स्पष्ट तौर पर यह जिनका अधिकार पहले से है और जो हिस्टोरिकल अन्याय की वजह से, ऐतिहासिक अन्याय की वजह से जंगल ज़मीन से खारिज कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, या जिनको परेशान किया जा रहा है, तो उन लोगों के जंगल जमीन पर अधिकारों की मान्यता का कानून है। भारत में यह पहला कानून है जो स्पष्ट तौर पर अधिकारों की मान्यता दिलाने के लिए है। वनाधिकार कानून को जानने के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं, आइए मिलकर जानें। तो इस कानून को जानने के लिए 5 दस्तावेज बेहद जरूरी हैं। वो इस प्रकार हैं। पहला, वन अधिकार कानून 2006, दूसरा नियमावली 2008, तीसरा संशोधित नियमावली 2012, चौथा 9 जून 2008 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय कार्य मंत्रालय सचिव द्वारा अन्य परंपरागत निवासियों की पहचान करने संबंधी राज्यों को लिखा गया पत्र, और पांचवा FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो 40 पेज का दस्तावेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और UNDP के द्वारा तैयार किया गया है। और यह क्रियान्वयन के मार्ग में पैदा हुई दुविधाओं का समाधान बताता है। कानून में प्रावधान किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स जनजातीय कार्य मंत्रालय कानून को व्याख्यायित करने की कानूनी एजेंसी है। ध्यान से देखिए, इस वीडियो में आगे आपको समझाया गया है कि वनाधिकार कानून 2006 के माध्यम से आपको वन में किस किस तरह के अधिकार प्राप्त होंगे। वन भूमि से मतलब है किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि। ये इस प्रकार है: पहला, अवर्गीकृत वन; दूसरा, असीमांकित वन; तीसरा, विद्यमान वन या समझे गए वन; चौथा, संरक्षित वन; पांचवा, आरक्षित वन; छठा, अभयारण्य और राष्ट्रीय वन। ये सभी प्रकार के वनों पर लागू होता है। इस कानून के अंतर्गत वनाधिकार 3 प्रकार का है। पहला, व्यक्तिगत अधिकार; दूसरा, सामूहिक अधिकार; तीसरा, जंगलों के आसपास के वन या पहाड़ के संवर्धन एवं संरक्षण का सामुदायिक अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार के तहत स्वयं की खेती तथा निवास की जमीन पर मान्यता देना है, जबकि सामूहिक वनाधिकार के तहत वन एवं वन भूमि के सामूहिक उपयोग,
तथा उसके संरक्षण संवर्धन का अधिकार है। गांव की गोचर जमीन एवं अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पूजा संबंधी जमीन पर ग्राम सभा का सामुदायिक अधिकार। उस गांव के चारों तरफ जो जंगल है उसे विकसित और सुरक्षित करने और उस जंगल के लघु वन उपज जैसे बांस, सूखी लकड़ियां, पत्ते इत्यादि के इस्तेमाल का अधिकार। 13 दिसंबर 2005 वन में रहने वाले आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी चाहे किसी राज्य या केंद्र शासित राज्य के निवासी हों, यदि उन्होंने 13 दिसंबर 2005 के पहले वन भूमि में कहीं भी खेती या वास किया हो तो उस जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता मिल जाएगी। वन भूमि के दावेदार दो तरह के हैं, एक अनुसूचित जनजाति (ST) और दूसरा अन्य परंपरागत वन निवासी (OTFD). वनाधिकार कानून को लागू करने की नोडल एजेंसी ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि परंपरागत वन निवासी OTFD के लिए भी वन भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की दावेदारी का समान हक है और ये 13 दिसंबर 2005 से लागू होता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी OTFD के दावेदारों को दावे की भूमि पर 13 दिसंबर 2005 के पहले से बसे होने या खेती करने का साक्ष्य देना होगा। इसमें कानून निर्माताओं द्वारा 14 तरह के साक्ष्य सुझाए गए हैं। इनमें से 2 साक्ष्य या इनसे मिलते जुलते प्रकार के 2 साक्ष्य देकर दावा किया जाएगा। पहला, साथ साथ ये सबूत देना है कि उनका परिवार 13 दिसंबर 2005 से 75 वर्ष पूर्व यानी पिछली 3 पीढ़ियों से वन भूमि या उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करता है तथा उसका परिवार अपनी आजीविका के लिए वन पर निर्भर है। 2, जबकि अन्य परंपरागत वन निवासियों 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से निवास या खेती के साथ साथ ये भी सबूत देना है कि उनका परिवार 13 दिसंबर 2005 से 75 वर्ष पूर्व से यानी पिछली 3 पीढ़ियों से वन भूमि या उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करता है तथा उनका परिवार अपनी आजीविका के लिए वन पर निर्भर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि OTFD दावेदारों को 2 बातों में से प्रत्येक के लिए 2-2 प्रमाण देना है। पहला, 13 दिसंबर 2005 के पहले से दावे का आधार और 3 पीढ़ी के वन के पास निवास करने का साक्ष्य। 3, वन भूमि से बिना मुआवजा के विस्थापित किए गए व्यक्तियों के लिए भी यथावत पुनर्वास का अधिकार इस कानून के अंतर्गत शामिल है। पुनर्वास का पूरा अधिकार उस भूमि पर भी है जिस भूमि पर से दावेदार परिवारों को 13 दिसंबर 2005 के पहले अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया है या विस्थापित कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि इस कानून के बनने के पहले जंगल जमीन पर से जिन लोगों को बेदखल कर दिया गया था वे पुनर्वास का दावा कर सकते हैं। वनाधिकार वंशगत होगा परंतु हस्तांतरणीय नहीं होगा और पति पत्नी दोनों के नाम से होगा तथा वारिस की अनुपस्थिति में निकटतम व्यक्ति को वंशगत अधिकार के रूप में मिलेगा। इनका प्रावधान कानून की धारा 4(4) में है। वनाधिकार की मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक किसी दावेदार को बेदखल नहीं किया जा सकेगा। मित्रों, आपने समझ लिया है कि वनाधिकार क्या है, कानून क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, लेकिन इस पर चलने के लिए कौन कौन सी जरूरी तैयारियां करनी है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक भूखंड पर जितने दावेदार हैं वे सामूहिक रूप से पहल करें ताकि सभी अलग अलग दावे के नक्शे को एक साथ मिलाकर GPS द्वारा सैटेलाइट मैप से देखा जाए तो सबकी ज़मीन अलग अलग स्पष्ट रूप से होते हुए भी एक साथ एक मैप पर क्लब की जा सके या मिला दी जा सके। ये भी इससे प्रमाणित होगा कि सभी लोगों के दावे के पूरी ज़मीन जंगल ही नहीं है बल्कि लोगों की खेती या अन्य उपयोग में भी है। नक्शे का स्केड्यूल बनाने के लिए आप GPS मशीन लेकर अपने खेत के चारों ओर घूम जाएं और इस समय यह ध्यान रखें कि आप दूसरे के खेत से अलग रहते हुए घूमें। इस तरह नक्शा बनाने के बाद सभी का नक्शा इस तरह दिखाई पड़ेगा। आदिवासी परिवार जातीय प्रमाण पत्र बनवा लें और OTFD अपना पीढ़ीनामा या वंशावली बनवा लें। दावा आवेदन की प्रक्रिया। 1. व्यक्तिगत वनाधिकार का दावा करने के लिए प्रपत्र क को भरने की ज़रूरत है। इसमें पति पत्नी दोनों का नाम भरने की जगह है।
साथ ही दावेदार के पिता का नाम भी भरना है। इसके बाद पता में गांव, टोले का नाम, पंचायत एवं तहसील और जिला का नाम भरना है। 2. इसके बाद एसटी तथा ओटीएफडी के कॉलम हैं। यदि दावेदार एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो उन्हें इसके साथ जाति प्रमाण पत्र की अधिप्रमाणित अटेस्टेड कॉपी प्रति लगेगी। 3. ओटीएफडी होने की दशा में वंशावली की प्रति लगाना सही रहेगा, जो अंचल कार्यालय से बनवा सकते हैं। इसमें कम से कम 3 पीढ़ियों यानी 75 वर्ष पूर्व तक के पूर्वजों के नाम दे सकते हैं। पहले अपनी वंशावली का एफिडेविट करवा लें, फिर अंचल से प्रमाणित करवाएं। 4. इसके बाद परिवार में मौजूद व्यक्तियों के विषय में बताना है। इनमें अलग से कागजात लगाकर उसमें परिवार के प्रत्येक नाम, उम्र एवं परिवार के मुखिया से उसका संबंध का कॉलम बनाकर दें। इसके बाद जिस जमीन पर दावा है उसका विवरण देना है। वास की भूमि का अलग और खेती की भूमि का अलग अलग रकबा देना होगा। इसके लिए बेहतर है कि आप अलग से कागज़ लगाकर उस पर दावे की भूमि का विस्तृत ब्यौरा दें, जिसमें दावे की ज़मीन की अब स्थिति यानी राजस्व, ग्राम का नाम एवं रेवेन्यू थाना नंबर, खाता नंबर तथा प्लॉट नंबर दें। ज़मीन के अलग अलग टुकड़े के अलग अलग ब्यौरा लिखें। हर एक टुकड़े की चौहद्दी भी लिखें। इसके लिए दावे की भूमि का खतियान निकलवा लें ताकि उस पर सही प्लॉट नंबर लिख सकें। दावा आवेदन के साथ ज़मीन का नक्शा तथा गांव के नक्शे में दावे की ज़मीन की स्थिति को भी संलग्न करें। इसके लिए बेहतर है कि व्यक्तिगत दावे भी सामूहिक स्तर पर करें ताकि एक का नक्शा दूसरे पर ओवरलैप ना करे। इस फॉर्म के कॉलम नंबर 8 में दावे के समर्थन में साक्ष्य मांगे गए हैं। इसके लिए नियमावली के नियम 13 साक्ष्यों की सूची दी गई है। इनमें से क से झ तक साक्ष्यों के समूह प्रकार दिए गए हैं। क. गजेटियर जनगणना, सर्वेक्षण और बंदोबस्त रिपोर्ट, मानचित्र, उपग्रहीय चित्र, कार्य योजनाएं, प्रबंध योजनाएं, लघु योजनाएं एवं वन जांच रिपोर्ट, अन्य वन अभिलेख, पट्टा या लीज, चाहे कोई भी नाम हो, सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों की रिपोर्ट, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, संकल्प जैसे लोक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख। ख. मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, गृहकर रसीदें, मिल निवास प्रमाण पत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तावेज। ग. गृह, झोपड़ी और भूमि में किए गए स्थायी सुधारों जैसे वास्तविक कार्य जिसके अंतर्गत समतल करना, बांध, चेक डैम बनाना और इसी प्रकार के कार्य। घ. अर्धन्यायिक और न्यायिक अभिलेख जिसके अंतर्गत न्यायालय का आदेश और निर्णय भी है। अंग. उन रूढ़ियों और परंपराओं का अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण जो किन्हीं वनाधिकारों के उपयोग को स्पष्ट करते हैं और जिनमें भारत मानव विज्ञान सर्वेक्षण जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा रूढ़िजन्य विधि का बल है। च. तत्कालीन रजवाड़ों या प्रांतों या ऐसे अन्य मध्यवर्तियों से प्राप्त कोई अभिलेख जिसके अंतर्गत मानचित्र, अधिकारों का अभिलेख, विशेषाधिकार, रियायतें, समर्थन भी हैं। 6. कुएं, कब्रिस्तान, पवित्र स्थल जैसे पुरातनता को स्थापित करने वाली परंपरागत समर्थन भी हैं। ज. पूर्व भूमि अभिलेखों में उल्लिखित या पुराने समय में गांव के वैध निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त व्यष्टियों के पुरखों का पता लगाने वाली वंशावली। झ. लेखबद्ध किए गए दावेदारों से भिन्न बुजुर्गों का कथन। दावा आवेदन तैयार करने तथा उस पर दावेदार का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर उसे गांव की वन अधिकार समिति को सौंपें और एक प्रति पर उसकी पावती यानी रिसीविंग प्राप्त करें। गांव की वन अधिकार समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा जिसमें 15 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष एवं एक सचिव चुने जाएंगे। वन अधिकार समिति प्राप्त आवेदन की जांच पड़ताल कर और जमीन का पंचनामा कर उसे अनुमंडल स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा के साथ भेज देगी। ध्यान दीजिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ गुजरात में भी वनाधिकार के दावेदारी पर बेहतर फैसले हुए हैं और एक ही प्रांत उड़ीसा में 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके अधिकार के दावेदारी पर उनके पक्ष में
फैसला देते हुए 5 लाख एकड़ जमीन तक वनाधिकार के तहत लोगों के उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। बिहार में यह समझना जरूरी है कि केवल 128 परिवार को मात्र 3-3 डिसमिल दे करके वनाधिकार दिया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि वनाधिकार पर अमल करने वाले अधिकारियों के मन में ये धारणा है कि यह दान देने वाला एक कानून है, जिसमें गरीब आदिवासियों और वन पर निर्भर परिवारों को कुछ कुछ दान देना है। इसके उलट यह वन पर जो लोग पहले से हैं, खेती करते हैं या रहते हैं, अन्य उपयोग करते हैं, उस जमीन पर उनकी दावेदारी को मान्यता का कानून है। और यह अपने तरीके का पहला कानून है जिसमें ग्राम सभा यह पंचनामा करके तय करती है कि यह व्यक्ति वन में पहले से था। तो अगर आज अधिकारी यह नहीं समझ रहे हैं तो आपको एसर्ट करना है, आपको इस बारे में कानूनी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना है कि आपका वन पर अधिकार था और उसको सरकार के अधिकारियों को कानून के तहत मान्य करना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वनाधिकार के दावेदारी के बारे में अपनी बात को ठीक ढंग से कानूनी तरीके से आप आगे बढ़ाएं। इस संदर्भ में पटना हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया है। इस संदर्भ में कानून में स्पष्ट प्रावधान है। इस संदर्भ में नियमावली बहुत स्पष्ट है और 2012 में जो नियमावली में संशोधन हुआ वह भी आपके पक्ष में जाता है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मोटा यानी कि वनवासी मामले के मंत्रालय ने जितने निर्देश दिए हैं और इसके साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नाम का बार बार पूछे जाने वाले, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से निराकरण पुस्तिका के रूप में किया गया है। तो यह संभव चीज़ है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके फेवर में जहाँ सारी चीज़ें हैं और अधिकारियों को भी आप समझा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वन अधिकार को प्राप्त करने के रास्ते में कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। हर राज्य में आदिवासियों की सूची होती है। राज्यों की सूची में एक जगह एक जाति को अनुसूचित किया गया है और दूसरी जगह नहीं किया गया है। जैसे कि थारू जाति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित थी और बिहार में नहीं। बाद में थारू जाति बिहार में भी एसटी में अनुसूचित हो गई। अभी भी गया जिले में बसने वाले खैरवार जाति को झारखंड और अन्य इलाकों का हवाला देते हुए एसटी में अनुसूचित होने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और अभी इन्हें एससी में माना जाता है। एक समस्या और है कि गया, नवादा आदि के जंगलों में सन 2000 से आकर बसने वाले मुंडा परिवारों को बिहार में एसटी के तहत अनुसूचित होने में काफ़ी कठिनाई हो रही है और इनके कई परिवार इसके जद्दोजहद में हैं। यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि ऐसा देखा जाता है कि जिस ज़मीन पर बड़ी संख्या में लोग अपना दावा करने की तैयारी कर रहे हों, उस वन को वन्य जीवों की सेंचुरी या अभयारण्य घोषित कर दावेदारों को हतोत्साहित करने की कोशिश होती है। हल मैंने खोल के भगा देता था और जाके रेंजर ऑफिस में जाके केस कर देता था। तो दादाजी, मैं दक्षिणी बारने का मैं हूँ। हम लोग का जमीन जो है जिम्मेदार लोग दिया था मेरे परदादा को हुकुमनुमा। उसमें जिस समय जंगल घिराया 1955-56 में, किसी को पता नहीं था कि यह जमीन किसान लोग ले लिया है। और जब वन सीमांकन किया तो उसके अंदर मेरा जमीन गया है। उसमें जो बात करते आ रहा है 3-4 पीढ़ी से। वनाधिकार कानून का लाभ आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को नहीं मिल पा रहा है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि बिहार में वनाधिकार देने के लिए न तो सरकार इच्छुक है, न प्रशासन के अधिकारी और न ही वन विभाग। वन विभाग तो विशाल वन संपदा और वन भूमि पाकर देश का सबसे बड़ा जमींदार बना हुआ है। बिहार के 11 जिलों में नोटिफाइड तरीके से 20 लाख एकड़ ज़मीन वन विभाग के पास है। इनमें ज़्यादातर छिछले वन रह गए हैं। इन पर निर्भर परिवारों के सहयोग से वनीकरण यानी जंगल लगाना और बढ़ाना आसान हो जाएगा यदि वनाधिकार के दावों को निपटा दिया जाएगा। हमारे आकलन के अनुसार अधिकतम इसका 3 से 5% ज़मीन जंगल पर निर्भर आदिवासी या अन्य परंपरागत निवासी जोतते बोते या रहने यानी वास भूमि के रूप में या अन्य में इस्तेमाल करते हैं। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम BPLE एक्ट के तहत इन विभाग दावेदारों को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है।
इन नोटिसों की एक खास बात यह है कि इनमें उपस्थिति के लिए निर्धारित तारीख के बाद मिलती है। बाद में इसी मामले को लेकर दावेदार पर वन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत पुलिस केस कर दिया जाता है और दावेदार अदालत का चक्कर लगाने और जमानत करवाने के लिए मजबूर हो जा रहा है। लबो-लुआब यह है कि जिस कानून को ऐतिहासिक अन्याय भोग चुके वनवासियों को न्याय दिलाने तथा उसके अधिभोग को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए लाया गया था, वह उनके खिलाफ अन्याय का माध्यम बन जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, कई जगह देखा गया है कि कई अवैध दावेदार उभर रहे हैं और अभी किसी जोतने बोने वाले ज़मीन के जोतदार को बेदखल कर उस पर हक कब्जा कर उस ज़मीन पर वनाधिकार का दावा करने का अरमान रखते हैं। आप जान लें कि कानून में इसके स्पष्ट प्रावधान हैं जिसके तहत उन्हें रोका जा सकता है। ये लंबा टकराव है, 2 दिन की या 4 दिन की बात नहीं है या कुछ बरसों की बात नहीं है। जहां समुदाय लड़ेगा वहां वो पाएगा और इसीलिए एक मानसिकता में बदलाव आप देखेंगे कि वन विभाग के अंदर हम सबको ये महसूस करना पड़ेगा कि वन अधिकार कानून आने के पहले और वन अधिकार कानून आने के बाद आदिवासियों के प्रति वन विभाग के नजरिए में बदलाव आया है। इन समस्याओं से निपटने के लिए पटना उच्च न्यायालय में एक फैसले पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने खारिज करने की प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया है और उन्हें अपील करने का अधिकार दिया है। पटना हाईकोर्ट में CWG के केस नंबर 22366 ऑफ 2014 पर 2020 में फैसला दिया गया कि बिहार के खारिज किए गए दावों पर अपील करने का फिर से मौका दिया जाए और जिला वन अधिकार समिति प्रत्येक दावों पर सुनवाई के दौरान उन्हें और उनके वकील की बातों को सुने। इस फैसले के आधार पर गया के शेरघाटी अनुमंडल के 12 गांव के भूइयां, बोगता, खैरवार, सा, यादव जातियों के अन्य परंपरागत वन निवासियों में से 400 परिवार ने अपील किया है, जबकि अभी बिहार के नक्शे में दक्षिण पूर्व के बांका और पूरब के पूर्णिया कटिहार जिले में संथाल आदिवासी वर्षों से बसे हुए हैं। इनमें पूर्णिया और बांका जिले में एक विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है और कटोरिया आदिवासी संरक्षित विधानसभा क्षेत्र में वनाधिकार के अनेक दावे हो चुके हैं। गया के गुरुपा जंगल क्षेत्र में सैकड़ों मुंडा आदिवासी परिवार कानून बनने के 5 साल पहले से आकर बसे हैं और खेती करते हैं और उन्होंने मतदाता पहचान पत्र आदि भी बनवाया है। इसी तरह थारू आदिवासी क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में भी वनाधिकार के अनेक दावे किए गए हैं, लेकिन यहाँ इस कानून को लेकर भ्रम बना हुआ है। भ्रम की एक वजह यह भी है कि बांका जिले में 700 आदिवासी परिवारों में दावे को खारिज कर दिया गया है। गया जिले में अन्य परंपरागत वन निवासियों में महादलित भूइयां परिवार भी है। ये लोग परंपरागत रूप से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसे ग्राम स्तर से पंचनामा करके भेजा गया है और ये बहुत आसान है कि अधिकारी गण खुद से भी जाकर पंचनामा कर लें। इससे दावेदारी स्पष्ट हो जाएगी। इस काम में देरी की वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं, परंतु जिन्होंने एकदम आरंभ में ही दावा कर दिया है उन लोगों के प्रति भी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो वनाधिकार का काम अपने गतिरोध से बाहर निकल जाएगा। यही व्यवहारिक दृष्टिकोण बांका जिले के उन 700 दावेदारों के लिए अपनाया जा सकता है जिन्होंने कानून के अमल में जाते ही वन क्षेत्र में अपने अधिकार को मान्यता देने के लिए आवेदन दे दिया था। इस तरह बांका के 700 आदिवासी दावेदार और गया के 652 अन्य परंपरागत वन निवासी दावेदारों के प्रति अभी भी व्यवहारिक नजरिया रखकर उनके दावों की ज़मीन पर पर्चा दे देने से बिहार में गतिरोध समाप्त होगा और बिहार वनाधिकार की मान्यता के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य नहीं रह जाएगा। अन्य लोग भी बेहिचक अपने दावों की ज़मीन की GPS मापी पर दावा पत्र भरने के लिए आगे आएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, कानून के हिसाब से जो वन भूमि पर हैं, घर बनाकर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं या अन्य उपयोग कर रहे हैं, इसके साथ ही अन्य परंपरागत वन निवासी जो 3 पीढ़ी और 75 सालों से उन इलाके में रह रहे हैं, उनके पास इसके प्रमाण भी हैं। फिर भी बहुत जगह इस तरह वनाधिकार की दावेदारी करने वाले लोगों को वन संबंधी कई दफाओं में फंसा दिया जाता है और बार बार बुलाया जाता है। वनाधिकार कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि
वनाधिकार के दावेदारी की प्रक्रिया चलने के दौरान उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता और वन संबंधी अन्य मुकदमों में उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। हमेशा ध्यान रखिए कि हम भूमि के मसले को अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी हल कर रहे हैं और इस वजह से हम उन्हें यह ज़मीन और इस ज़मीन पर सरकारी अधिकार का पेपर, पर्चा या पट्टा देकर जाएंगे। इसके लिए जो कष्ट और कुर्बानी है वह करेंगे, क्योंकि कोई अपनी ज़मीन नहीं छोड़ सकता। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आपको बताना है, और इसलिए यह बताना जरूरी है क्योंकि आप वनाधिकार के दावेदारी के माध्यम से अपने अधिकार ही नहीं अगली पीढ़ी के अधिकार को भी सुनिश्चित करते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि यह अब असंभव बात नहीं है, यह भ्रम समाप्त हो गया होगा कि वनाधिकार की दावेदारी आप नहीं कर सकते हैं, और यह भी भ्रम समाप्त हो गया होगा कि यह होने वाली चीज नहीं है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो गया है कि यह संभव बात है जिसको आपको करना है, और इसके लिए आपके पास जरूरी चीजें हैं। वीडियो कैसा लगा कृपया बताइए, और जरूरी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के वनाधिकार की दावेदारी करना शुरू कीजिए।